कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर है। जैसे शुगर केन की खेती करनी हो तो उसके लिए क्या है, जलवायु जो है ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बारिश होता हो। बारिश नहीं होगा तो गन्ने की खेती करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इन सबको अगर अवॉइड किया जाएगा तो जोशीमठ वाला हाल हो सकता है। जैसे कपास की खेती करनी हो तो आपको काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल पे ही कपास की खेती की जा सकती है। इंडिया का ही पार्ट है लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। इसे हमने नंबर लिख रखा है और इसके अंदर भी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी नंबर लिख रखा हमने। इसके आसपास ऐसे एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, अब उनको भी हटाया नहीं सकते। हेलो एवरीवन, चलिए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक भू उपयोग यानी लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक में पढ़ना है कि कौन कौन से पर्पस, कौन कौन से उद्देश्य से हम जमीनों का यूज करते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो है वो है फॉरेस्ट यानी वन, जंगल के रूप में हम जमीनों का यूज करते हैं। अगला है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड यानी बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ऐसी जमीनें जो मरुस्थलीय क्षेत्र में होती हैं, पहाड़ी चट्टानें होती हैं या फिर सूखी होती हैं, वह जमीनें बंजर जमीनें कहलाती हैं। तो ये जमीनें होती दूसरे पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। अगला है यहाँ पे एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज यानी गैर कृषि प्रायोजनिक के अंतर्गत भूमि। ऐसी भूमि जो इमारतें बनाने के लिए होती हैं, उद्योग करने के लिए होता है। एग्रीकल्चर के अतिरिक्त ये सब मतलब बिजनेस करने के लिए होते हैं, फैक्ट्रीज बनाने के लिए होते हैं, घर बनाने के लिए होते हैं और बस्ती बसाने के लिए होते हैं। वैसी जमीनें जो होती हैं वह क्या कहलाती हैं, गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत भूमि यानी एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ये दोनों पॉइंट जो है वो आते हैं कृषि के अतिरिक्त, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि यानी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अगला पॉइंट है परमानेंट पास्चर एंड गैजरिंग लैंड यानी स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। ऐसी भूमियां जहाँ पे जानवरों यानी मवेशियों के चरने की व्यवस्था की जाती है, वह जमीनें जो होती हैं वह स्थायी चारागाह कहलाती हैं। अगला है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत के क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे खेती तो की जाती है लेकिन वृक्षों की खेती की जाती है। वहाँ पे फसलों के लिए मतलब उनसे लगने वाले, जैसे आप आम को ले लो, सेब को ले लो, वो जो होते हैं वृक्षों में लगते हैं, वैसे जो खेती की जाती है वो इस जगह पे आते हैं। अगला पॉइंट है वो लिखा हुआ है कल्चरेबल वेस्ट लैंड यानी कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर है, मतलब यहाँ से पिछले 5 से अधिक सालों में खेती न की गई हो, ऐसी जमीन को कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहा जाता है। और ये सब के सब ये यानी यहाँ से ये और ये तीनों टॉपिक जो हैं वो आते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड यानी पड़ती भूमि की अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि होती हैं ये सारे। ठीक, अगला लिखा है यहाँ पे फैलो अदर देन करंट फैलो यानी पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि। ऐसी भूमि जो जहाँ से पिछले 1 या 5 सालों के अंदर खेती न की गई हो, वह क्या कहलाती है, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि। और ये वाला जो था पिछले 5 सालों से अधिक के समय में खेती न की गई हो, वह क्या कहलाती है, कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर है। और यहाँ पे पिछले 1 या 5 सालों के बीच में खेती न की गई हो तो वो क्या कहलाता है, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि। अगला पॉइंट जो लिखा है करंट फैलो यानी वर्तमान पड़ती। पिछले 1 सालों में खेती न की गई जमीन को क्या कहा जाता है, करंट फैलो यानी वर्तमान पड़ती भूमि कहा जाता है। अगला नेट सोन एरिया यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ऐसे एरिया जहाँ पे पिछले 1 सालों में खेती एक या उससे अधिक बार की गई हो, वैसे एरिया को शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी नेट सोन एरिया कहा जाता है। ये था टॉपिक भू उपयोग यानी लैंड यूटिलाइजेशन। चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अगला टॉपिक चलिए हम पढ़ते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक यानी भारत में भू उपयोग प्रारूप लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी जगह के लैंड को यूज करने के लिए, जमीन को यूज करने के प्रारूप के लिए 2 फैक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें है फिजिकल फैक्टर यानी भौतिक कारक और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर यानी मानव कारक। फिजिकल फैक्टर में जो आते हैं वो आता है पहला टोपोग्राफी यानी भू आकृति, वहां का जमीन कैसा है वह बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह की उस जमीन को यूज करने के लिए। और दूसरा है क्लाइमेट यानी जलवायु भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है वहां की जमीन को यूज करने के लिए। कैसे, जैसे गन्ने की खेती करनी, शुगर केन की खेती करनी हो तो उसके लिए क्या है, वहां की जमीन जो है ऐसी होनी चाहिए, वहां की जलवायु जो है ऐसी होनी चाहिए जहां पे
बारिश होता हो। बारिश नहीं होगा तो गन्ने की खेती करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसके बाद वहाँ की मृदा का प्रकार यानी मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी जगह के भू उपयोग के लिए। क्यों? जैसे कपास की खेती करनी हो तो आपको काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल पे ही कपास की खेती की जा सकती है। तो इसके लिए फिजिकल फैक्टर में ये तीनों फैक्टर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन फैक्टर यानी मानव कारक बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें वहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। वहाँ पे प्रौद्योगिकी किस तरह से यूज करने लायक है भी या नहीं, यानी टेक्नोलॉजी यूज करने लायक है वह जगह या नहीं, वह भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। वहाँ का कल्चर बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सबको अगर अवॉइड किया जाएगा तो जोशीमठ वाला हाल हो सकता है, जहाँ पे इन सभी चीज़ों को अवॉइड किया। वहाँ का जमीन जो था वह उस लायक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे यूज किया गया और आज उसकी स्थिति सबसे छिपी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हमें पढ़ना क्या है, भारत में भू उपयोग प्रारूप, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में। चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ रखा होगा, उसमें आपने पढ़ा था टोटल जियोग्राफिकल एरिया यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। भौगोलिक क्षेत्र यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का, 263 किलोमीटर स्क्वायर का इतना है भौगोलिक क्षेत्र कुल भारत का। इसमें यहाँ पे दो पाई चार्ट बने हुए हैं, यहाँ 1960, 61 एंड 2014, 15 दिया हुआ है। यह उस समय का पाई चार्ट है 60 और 61 का, और 14, 15 का ये पाई चार्ट यानी नया पाई चार्ट ये। यहाँ पे इन सब में 93% पे इंडिया के 93 टोटल जो एरिया है वो 93% का ही इसमें पाई चार्ट बना हुआ है। इसमें कुछ ऐसी जगह है जहाँ जो इंक्लूड नहीं किया गया, जहाँ का सर्वे नहीं किया गया है। उसमें आता है, आप सेवन सिस्टर के बारे में नाम सुने होंगे, सेवन सिस्टर उसमें चैप्टर में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। उसमें असम को छोड़ के और किसी के बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया है। असम को छोड़ के और किसी के बारे में यहाँ पे जानकारी नहीं है। और एक इंडिया का अपना इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है। वो जगह है वो क्या है, POK, क्या है POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। उस जगह का भी इसमें सर्वे नहीं किया गया है। और वहीं पे उसी के बगल में ही एक जगह है यानी ऊपर नॉर्थ में ही, उसका नाम है अक्साई चीन। क्या नाम है, अक्साई चीन। वह जगह का भी सर्वे नहीं किया गया है। मतलब ये एरिया, ये तीनों एरिया, सॉरी इसको नहीं, ये तो किया गया है, इसके अलावा और भी जो पूर्वोत्तर में यानी ईस्टर्न में जो भी स्टेट है उसके बारे में जानकारी नहीं है। और ये दोनों एरिया जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे जो वो दिया गया है पाई चार्ट, वह सिर्फ 93% का ही दिया गया है। तो चलिए इसमें समझते हैं, इसमें समझना क्या है। ये देखिए, पहला है फॉरेस्ट यानी जंगले जो हैं यहाँ पे 18, ये इस पे हमने नंबर लिख रखा है, और इसके अंदर भी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी नंबर लिख रखा हमने। मतलब ये पहला है ये फॉरेस्ट के बारे में, दूसरा जो है बैरन अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये दूसरा। इसी तरह से इसमें भी बना रखा है हमने, सेम नंबर सेम है दोनों का। अब इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये पहला जो है फॉरेस्ट, एक पॉलिसी आया था इंडिया में जिसको बुलाया जाता है NFC 1952 यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, NFP नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी राष्ट्रीय वन सिद्धांत आया था 1952 में। उसमें कहा गया था कि टोटल एरिया का 33%, कितना 33% जो है वो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ कितना है, 23.3% सिर्फ फॉरेस्ट, पहला पॉइंट फॉरेस्ट दिया हुआ है ना। ये अब यहाँ पे इसके आसपास ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, अब उनको भी हटाया नहीं जा सकता, यह भी मजबूरी है। तो इसकी वजह से यह जो है जमीन को सिर्फ इतना ही % रखा गया है इंडिया में, ठीक। अगला जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि मतलब बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये ऐसे लैंड होते हैं, ये ऐसी जमीनें होती हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, पहाड़ी चट्टानें होती हैं या फिर सूखा जमीन होता है, वह जो है कैसी है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ये पिछला था पहले का यानी 60 और 61 का, और ये नया यानी 14, 15 का है, वो 5.5% इंडिया में है।
दो तरह के दिए, ये ओल्ड है और वो न्यू। अगला है गैर किसी प्रयोजनों के अंतर्गत भूमि। पिछले टॉपिक में भी इसको हमने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। गैर किसी प्रयोजनों के अंतर्गत भूमि ऐसी भूमियां होती हैं जहाँ पे इमारतें होती हैं, बस्तियां बसाई जाती हैं और तरह तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। वह इंडिया में जो है 8.7% है। ठीक, अगला स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, परमानेंट पास्चर एंड गैजरिंग लैंड। यहाँ पे देखिए 1960 और 61 में इसकी जो संख्या थी, इसका जो परसेंटेज था वो कितना था 4.71 और यहाँ पे दिया है 3.3%, है ना। ये जो है संख्या घटी है, यहाँ पे ज़्यादा था और यहाँ पे घटा हुआ है, जबकि जानवरों की संख्या उतनी ही है। जानवरों की संख्या उतनी होने के बाद स्थायी चारागाह जो है यानी परमानेंट पास्चर जो है वो घटा हुआ है। यह भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि जानवरों की खाने पीने की व्यवस्था तो चाहिए ही चाहिए और उनके पास ये लैंड जो है अपना घट रहा है। ठीक, ये प्रॉब्लम। अगला, ये तो यूजेबल चीज है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे जी कृषि योग्य बंजर भूमि, यह जमीनें ऐसी जमीनें हैं जहाँ पे 5 सालों से अधिक खेती नहीं किया गया, मतलब आप इसका यूज किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत खर्चीला हो जाएगा अगर कृषि मतलब हम इसे खेती करने के लिए यूज करते हैं तो। अगला पॉइंट आता है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि यानी फैलो लैंड, फैनो अदर देन करंट फैलो, है ना। ऐसी भूमियां जो पिछले 1 से 5 सालों के बीच में खेती न की गई हो, मतलब ये ऐसा क्षेत्र है। 7वां ये वाला प्लेस ऐसा प्लेस है जहां पे खेती की जा सकती है, लेकिन बहुत खर्चीला हो सकता है यह भी। क्यों? क्योंकि पिछले 1 या 2 सालों में पिछले 5 सालों तक यहाँ पे खेतियाँ जो है बहुत कम तरीके से की गई हैं, कभी कभार की गई हैं तो की गई हैं। और ये वाला जो है वर्तमान प्रति 4.9% का है, जिसे अगर इन दोनों को यूज कर, इन दोनों को इसमें ऐड कर लिया जाए, शुद्ध बोया गया क्षेत्र या नेट सोन एरिया में ऐड कर लिया जाए, तो यह जो नंबर है वह बढ़ के 54% के आसपास आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसे देखें 45.5% जो दिया हुआ है, इसका भी यूज अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा खेती जो होती है इंडिया में पंजाब और हरियाणा में होती है, तो वहाँ पे इसका यूज जो है वो लगभग 80% है। कितना परसेंट? 80% है। जबकि अन्य राज्य जैसे अंडमान में देखेंगे, अंडमान आइलैंड में और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 10% की जमीनें यूज की जाती हैं खेती के लिए। मतलब नेट सोन एरिया जो है वह भी अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से। फिर भी इन सब के होने के बावजूद भी इंडिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जैसे तैसे यूज किया जा रहा है जमीनों को। इससे निम्नीकरण यानी अगला टॉपिक जो है वह रिलेटेड है इसी टॉपिक से, तो उसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। ये रहा टॉपिक नेम भारत में भू उपयोग प्रारूप यानी लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं।